हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूं 2008 का पेपर, जिसको हमने 2 दिन से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका एंशिएंट पार्ट मैंने सबसे पहले दिया था, फिर कल मैंने इसका मिडिल पार्ट दिया था और आज हम इसका आधुनिक जो भी इसके क्वेश्चंस हैं 2008 के, वो सॉल्व करेंगे। और एक और बात, जो ये पेपर होते थे 2008 में, ये जो तीसरा पेपर होता था ये डिस्क्रिप्टिव वे में होता था, तो उसे हम छोड़ देंगे। हम केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज का जो ट्रेंड हो गया है वो केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हो गया है। और जो प्राचीन जो भी पहले के क्वेश्चंस हुए हैं ओल्ड पेपर में, आप देखेंगे कि उनसे काफ़ी रिपीट होते हुए क्वेश्चंस आज के टाइम में हमारे आते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। 1919 का अधिनियम प्रावधान करता है, तो किसका प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान करता है ICS परीक्षा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आयोजित करना। और पहले से जो निशान लगे हुए हैं उन पर आप ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं टिक कर रही हूँ वही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा असहयोग आंदोलन से संबद्ध नहीं है? तो जो संबद्ध नहीं है तो वो होगा चरखा। बाकी आत्मशक्ति, अहिंसा, बायकॉट, ये सभी असहयोग आंदोलन से संबंधित थे, केवल चरखा संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीलेचर प्रणाली संबंधित है, तो फीलेचर प्रणाली संबंधित है रेशम चरखी पर लपेटना। रेशम चरखी पर लपेटना संबंधित है फीलेचर प्रणाली से। ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। कथन देख लेते हैं। कथन कहता है 1857 का विद्रोह भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। सही बात है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नीचे देख लेते हैं, ए सत्य है, आर असत्य है। यहाँ पे भी कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। कथन पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम अस्पृश्यता को सार्वजनिक चिंता का मुद्दा बनाया, करेक्ट है। फिर कारण दे रहा है वह कांग्रेस के सामाजिक आधार को व्यापक बनाना चाहते थे, ये भी करेक्ट है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सत्य है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सूची में आ गया है। सूची 1 को हमें सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 3 से विलियम डिगले। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसे करेंगे जेम्स मिल से। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे हम कर देंगे RC दत्त। और ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया, ये हो जाएगा नंबर 1 से CA बैली से। तो इस तरह से मैच कर लीजिए। एक बार देख लेते हैं फिर से। प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया
विलियम डिगले, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया, ये हो जाएंगे C.S. बेली से। फिर से यहाँ पे सुमेलित करने का क्वेश्चन आ गया है। स्थायी बंदोबस्त है, तो स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी से। रैयत बंदोबस्त हो जाएगा G. वेंगेट से। महलवाड़ी बंदोबस्त थॉमस लॉ से। और बम्बई सर्वेक्षण व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड से। यहाँ पे गद्यांश आधारित क्वेश्चन आ गया है, चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारत का अल्प विकासीकरण पारंपरिक नहीं था या प्राक औपनिवेशिक भूतकाल से उत्तराधिकार में नहीं मिला था। 18वीं शताब्दी का भारत अविकसित था, न कि अल्प विकसित। अधिकतर विकास 18वीं शताब्दी के बाद और मूल रूप से 1850 के बाद हुआ, जो पूरे विश्व स्तर पर कम नहीं था, परंतु शायद अन्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक विकसित ही था। वास्तव में मुगल भारत और प्राक औद्योगिक यूरोप एवं जापान की आर्थिक स्थिति के बीच कोई विशेष अंतर नहीं था। 1750 के दशक से भारत में उपनिवेशवाद और उसके लंबे इतिहास का प्रमुख लक्षण ब्रिटेन द्वारा भारत में उत्पादित सामाजिक अधिशेष को हड़पना था, जबकि अधिशेष का स्वरूप उपनिवेशवाद भी विभिन्न अवस्थाओं में अधिशेष की प्रत्यक्ष हड़प हमारे लड़कों का रोजगार, असमान विनिमय, औद्योगिक पूंजी के लाभ और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज लगातार बदलते गए, जबकि अधिशेष की हड़पना स्थायी और मूलभूत बना रहा। निसंदेह इसमें कई परिवर्तन हुए और उनमें से कुछ सकारात्मक थे। उदाहरण के लिए यदि अलग से देखा जाए तो जैसे रेलवे का विकास, परंतु यह परिवर्तन आंतरिक था और औपनिवेशिक ढांचे के भाग के रूप में सामने आए और इस कारण अल्प विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। उपनिवेशवाद को उसकी संपूर्णता या एकीकृत ढांचे के रूप में बेहतर रूप से देखा जाता है। नई विकसित संस्थाओं और उभरते ढांचों ने अंतर संबंधित और पारंपरिक रूप से सम्मिलित तंत्र निर्मित किया, जिसके फलस्वरूप औपनिवेशिक ढांचे का अस्तित्व बना रहा। यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। भारत का अल्प विकासीकरण परंपरागत क्यों नहीं था? तो परंपरागत नहीं था। भारत का अल्प विकासीकरण उत्तराधिकार में नहीं मिला, जिसके कारण ये अल्प विकसित परंपरागत नहीं था। 18वीं शताब्दी के भारत को अल्प विकसित क्यों नहीं कहा जा सकता? तो क्यों नहीं कहा जा सकता? तो इसका उत्तर होगा 1850 के बाद अधिकतर देशों का विकास हुआ। निम्न में से कौन सी उपनिवेशवाद की आधारभूत विशेषता है? तो आधारभूत जो विशेषता है वो है सामाजिक अधिशेष की हड़प। भारत में रेल विकास की प्रक्रिया क्यों बदल नहीं पाई? तो बदल नहीं पाई, इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर जो बनेगा वो हो जाएगा रेल औपनिवेशिक ढांचे का एकमात्र हिस्सा था। नेक्स्ट देखते हैं। औपनिवेशीकरण को देखना चाहिए, तो क्या देखना चाहिए? इसकी संपूर्णता को देखना चाहिए। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है, आर नाम दिया गया है। तो कथन कहता है ब्रिटिश शासन में भारत में जो हुआ वह सर्वाधिक निष्फल आधुनिकीकरण था, जो कि आधुनिक उपनिवेशिक आर्थिक ढांचे के
प्रतिरूप था। ये सत्य है। फिर रीज़न दे रहा है, ब्रिटिश ने भारत को कृषि प्रधान देश में बदलने की नीति का सतत अनुपालन किया। ये गलत होगा, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। ए सत्य है और आर असत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए हैं, क्रम में लगाना है इसे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसे क्रम में लगाइए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार में रखें। तो इसे क्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे हूल को। इसके बाद हम रखेंगे उल गुलान को नंबर 2 पे, और फिर हम रखेंगे मरियास को, और सबसे लास्ट में प्रजा मंडल को। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हूल, उल गुलान, मरियास और प्रजा मंडल। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रम में रखें। तो इसे भी हमें क्रम में ही व्यवस्थित करना है। तो इसमें सम्मत आयु अधिनियम दिया गया है, दक्षिण कृषि राहत दिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले सम्मत आयु अधिनियम को ही रखेंगे। फिर हम रखेंगे पुलिस अधिनियम को। इसके बाद दक्षिण कृषक राहत अधिनियम, और सबसे लास्ट में विश्वविद्यालय अधिनियम को। तो ये आप थोड़ी स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ गई है, फिर भी मैं क्वेश्चंस आपको बोल देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। निम्न में से कौन से गैर कॉमनवेल्थ देश हैं? तो जो गैर कॉमनवेल्थ देश हैं वो हो जाएगा म्यांमार, और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे सूची दी गई है, सूची से आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले दिया है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स को हम करेंगे अभिविन्यास से। यहाँ पे नंबर 3 से चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को करेंगे, चार्ल्स ग्रांट हो जाएंगे ईसाई धर्मवाद से। फिर थॉमस मैकाल, ये कर देंगे हम थॉमस मैकाल उदारवाद से, और टॉमस मुनरो उपयोगितावाद से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बोल देती हूँ। नाजी सोवियत संधि पर हस्ताक्षर निम्न में से कब किए गए थे, किस वर्ष में हुए थे? तो ये हुए थे 1939 में, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश इंग्लैंड एवं फ्रांस के साथ 1940 के दशक में औपनिवेशिक मुद्दे पर असहमत था? तो ये असहमत रहने वाला था रूस। शोध एक अध्ययनशील खोज है, अध्ययनशील खोज है, परिकल्पना, ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 50। निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान शोध में मूल्य निर्णय के प्रवेश के विरोध में चिंतित था? तो लुई डू मोट हो जाएंगे, लुइस डू मोट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लुइस डू मोट हो जाएंगे। तो यहाँ हमने जो 2008 का दिसंबर का पेपर था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कंप्लीट पेपर देखना है तो आप प्राचीन इतिहास में 35 सीरीज़, और मिडविल हिस्ट्री में भी 35, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी 35 सीरीज़ देखिएगा, तो आप कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास का प्लेलिस्ट, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन, ये रहा आधुनिक इतिहास। और इसको आप खोलेंगे तो आप कंप्लीट पेपर जो है, जो हमने दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व किया था,
और उसके बाद हम बैक साइड में जा रहे हैं और जितने पेपर्स आप पॉसिबल होंगे वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।